देखिए अभी जो कल हाई स्कूल का मैथ का बोर्ड पेपर था उसमें जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे उसके हल को हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दिया था 3x² - 6x + 4 = 0 का वियुक्तकर बताइए। देखिए वियुक्तकर को दिखाते हैं डी से और ये होता है b² - 4ac। डी बराबर b² - 4ac, ये सूत्र होता है वियुक्तकर का। और हम एक बार समीकरण को लिखते हैं -6x + 4 = 0। और हमारा जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का व्यापक, उसके साथ हम इसका तुलना कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए का मान ये हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, ये सी का मान हो जाएगा। तो डी बराबर बी की जगह पे रखेंगे -6 को होल वर्ग और -4, ए का मतलब 3 और सी का मतलब 4। इसको हल कर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। -4 × 12 = 48, 4 × 12 12 = 48। और यहाँ से हम घटाएंगे तो ये आपका 2 आएगा और ये 1, यानी कि -12। तो इसका जो आंसर था वो -12 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा प्रश्न। 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। ये दिया गया था, दूसरा प्रश्न आया था 3x + 2y = 6 और इसको हम एक मान लेते हैं। y बराबर दिया गया है 0 का हल होगा, इन दोनों का हल पूछा है। तो जब y का मान 0 दे ही दिया है तो हम 0 को यहीं पे रख देते हैं। तो ये बचेगा 3x + 2 × y का मान 0 = 6। तो 3x ये 0 हो जाएगा, बचेगा 6 और यहाँ से 3 से काटेंगे तो x बराबर आएगा 2, यानी हमारा हल होगा 2, 0, y का मान 0 और x का मान 2। तो 2, 0 ये इसका हल होगा, यानी इसका आंसर आएगा 2, 0। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, ये वाला। यदि a -4, 2 तथा b 5, 6 का मध्य बिंदु 8/a/8 है, 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों का मध्य बिंदु दे दिया है। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, उसको पहले नोट कर लेंगे। और इसका जो मध्य बिंदु दिया है वो मध्य बिंदु है a/8, 4, a/8, 4, ये मध्य बिंदु दिया है। इन दोनों का मध्य बिंदु यही है। तो देखिए जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 + x2/2 और y का होता है y1 + y2/2, y1 + y2/2। हमें a का मान निकालना है तो हमारा इसी सूत्र से ही निकल जाएगा, इसको नहीं रखना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा होता है x और ये y होता है, ये x1 y1 x2 y2। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। देखिए x दिया है तो x का मान यहाँ से हो जाएगा a/8, x1 का मान -4 प्लस x2 का मान 5 होगा बटा 2। यहाँ से गुणा करा, इसको काट देंगे, 4 बार जाएगा और 4 का यहाँ गुणा करा देंगे। अब ये a/4 बराबर इसको हटाएंगे तो ये 1 आएगा, तिरछा गुणा करा देंगे तो a का मान आ जाएगा 4। इस तरह से जो a का मान आएगा वो 4 आएगा। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। त्रिभुज ABC में AB 6√3, AC 12, BC 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान बताइए। देखिए कोण B का मान पूछ लिया है तो एक हम यहाँ पे त्रिभुज बना देते हैं BAC। AC को कहीं भी कर सकते हैं, B को यहीं पे रखिएगा। देखिए AB दिया है 6√3, AB हमारा ये है, ये 6√3 दिया है और AC दिया है 12 और BC दिया 6। ये सब सेंटीमीटर में है, इतना याद रखे रहिएगा, सबके सब सेंटीमीटर में है। तो कोण B का मान पूछ लिया था, ये कोण कितने अंश का होगा। तो देखते हैं AC सबसे ज़्यादा है, AC सबसे बड़ी भुजा है 12 है और बाकी दो छोटे छोटे भुजा दिए हुए हैं। तो हम एक बार इसको पाइथागोरस प्रमेय रख करके देखते हैं क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग यानी 12 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी 6 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी 6√3 का वर्ग। तो ये 12 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा आपका 144 बराबर, और इसका करेंगे तो 36 और इसका करेंगे तो 36 और 3 का गुणा कराएंगे तो 36 में यहाँ पे 3 का गुणा हम करा लेते हैं। 3 × 18 = 8, 3 × 9 = 10, 108 आएगा। इधर 144 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो भी 144 ही होगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय पर बराबर आ गया। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लागू होगा, अर्थात ये जो हमारा त्रिभुज बना है यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर हुआ है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो हमारा भी क्या होगा, 90 अंश का होगा। तो हमारा भी क्या होगा, समकोण होगा 90 अंश का। अब देखते हैं पांचवां, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिससे 125, 30, 125, 70 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 8, 5 मिले। देखिए इसका जो आंसर था वो 13 आंसर था। जो 13 था शायद दूसरे नंबर पे था, दूसरे तीसरे नंबर पे जो भी रहा होगा, लेकिन इसका जो आंसर सही है वो 13 है। देखिए कैसे पता करेंगे इसको, हम अगर अभी जिस नियम से इसको हल किया जाता है उससे हल करेंगे तो लंबा होगा और आपको समझ में दिक्कत होगी, लेकिन अगर विकल्प से हल करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। हमें विकल्प ही सही ढूंढना है। तो कहा था कि उस संख्या को बताना था जिससे अगर हम 125 और 70 में भाग दें, यानी कि जिससे हम 125 और 70 में भाग दें तो हमारा शेषफल क्या बचना चाहिए, इसका शेषफल 125 का 8, यानी इसका शेषफल बचना चाहिए 8 और इसका शेषफल बचना चाहिए 5। तो ऐसा संख्या 13 है। अगर हम 13 से इसमें भाग करें, देखिए अभी 13 से अगर हम भाग करते हैं 125 में तो 13 9 117, 9 वाले जाइए 117, ये 15, तो ये 8 7 15, बाकी कट गया। देखिए इसका शेषफल 8 बचा, और अगर हम 13 से भाग करते हैं 70 में तो 13 × 5 = 65, बचेगा 5। देखिए 13 से भाग देने पर 8 इसका बचा शेष और 70 में भाग दिए हैं तो इसका 5 शेष बचा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए हमारा वो अंक 13 था। बाकी अगर और किसी से भाग करेंगे तो इसका शेषफल 8 नहीं आएगा और इसका शेषफल 5 नहीं आएगा, इसलिए हमारा 13 सही है। अब देखते हैं छठवां।
दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है, तो के का मान पूछ लिया था कि के का मान कितना होगा। क्वेश्चन को थोड़ा हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0, एक मूल -2 है। देखिए द्विघात समीकरण के टोटल 2 ही मान होते हैं, कुल मिलाकर के 2 मान, यानी 2 मूल होते हैं, जिसमें से एक -2 दिया है, यानी कि दोनों मान x के ही तो होते हैं। हम x बराबर -2 कर लेते हैं और इसी को इस पे रखेंगे, के का मान आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये -2 इसका एक मूल है, एक मान है, यानी x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो -2 का ही हो जाएगा वर्ग, और यहाँ पे जब रखेंगे -2 तो ये -2 के बनेगा और -6 बराबर 0। यहाँ से देखिए इसका वर्ग करेंगे 4, -2 के -6 बराबर 0, और इन दोनों को हटाएंगे तो आएगा हमारा -2 के -2 बराबर 0, -2 के बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस, और इसको भी भेज दीजिए तो 2 बटा -2, यहाँ से काटेंगे तो के का मान -1 आएगा, तो के का जो भी मान आएगा वो -1 आएगा। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से दिया गया था 12 तथा 16 सेंटीमीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में है, तो भुजा बताइए। इसका भुजा पूछ लिया था। देखिए जो समचतुर्भुज होता है वो इस तरह से बनता है, यानी कि हर भुजा इसका बराबर हो, लेकिन कोण 90 अंश नहीं होना चाहिए। ABCD इसका हर भुजा आपस में बराबर होगा, कोण बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इसका कहा था एक विकर्ण 12 है, एक 16 है। देखिए ये लंबा वाला विकर्ण है और ये छोटा वाला विकर्ण है, तो जो लंबा वाला विकर्ण था वो पूरा 16 दिया था, ये पूरा 16 दिया था, या ये मान लीजिए O पे प्रतिच्छेद करता है, और छोटा वाला 12 दिया था। तो देखिए जो समकोण क्या कहते हैं समचतुर्भुज जो होता है, याद रखिएगा जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है, ये विकर्ण समकोण पर सम द्विभाजित करते हैं, समकोण पर सम द्विभाजित करते, इतना याद रखिएगा। यानी कि चतुर्भुज के जो विकर्ण बनेंगे दोनों, ये आपस में O पे जहां प्रतिच्छेद करेंगे वहां पे समकोण बनाएंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे, यानी कि हमारा AO बराबर OC होगा और DO बराबर OB होगा। ये चतुर्भुज के विकर्णों के आपस में प्रतिच्छेद करने का नियम है। तो यानी कि अगर पूरा मान लीजिए BD 16 दिया था तो आधा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और मान लीजिए AC हमारा पूरा 12 दिया था, यहाँ पर देखिए AC 12 दिया था, तो ये 12 का आधा कितना हो जाएगा, 12 का आधा 6 हो जाएगा। इसको ले लेते हैं, तो हम चलते हैं इस त्रिभुज में चलते हैं, हमें भुजा बताना है, तो देख लेते हैं अभी एक भुजा कितना आएगा। तो हम त्रिभुज चलते हैं AOB में। देखिए जिसमें कोण O आपका कितना है 90 अंश का है, कोण O आपका 90, यानी AOB पूरा नाम लिख दे रहे हैं, कोण AOB जो बनेगा वो 90 अंश का बनेगा, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर अर्थात AB का वर्ग बराबर, हमने बताया था कि समकोण पे काटता है इसलिए 90 अंश आया था, तो AB का वर्ग बराबर आ जाएगा कर्ण का यानी वर्ग बराबर आधार का वर्ग अर्थात 8 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी 6 का वर्ग, तो AB का वर्ग बराबर यहाँ से देखिए हो जाएगा 8 है 64 और 6 36, अर्थात AB का वर्ग बराबर ये टोटल 100 हो जाएगा, और जब हम AB बराबर यानी इसका 100 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की आएंगी, तो इसका जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर का आएगा। इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान पूछ लिया है, जबकि थीटा का मान 0-90 के बीच में होना चाहिए, यानी सवाल दिया था कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान यानी कि कब साइन और कॉस ये दोनों बराबर होते हैं, साइन कितने मतलब थीटा के कितने अंश पर साइन का मान और कॉस का मान दोनों बराबर होता है, तो 45 पे होता है थीटा बराबर 45 अंश। देखिए 45 पे होता है ना, साइन 45 का मान भी 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2, इसलिए 45 मान इन दोनों का होगा, थीटा का मान होगा 45 अंश। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक का गुणा करा दीजिए और cos को भेज दीजिए इधर, तो साइन थीटा बटा हो जाएगा cos थीटा बराबर 1, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1, और tan 45 का मान 1 होता है, तो tan थीटा बराबर ये tan 45, कहानी खत्म, tan का आ गया 45, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 9वां, 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल 144। देखिए 144 जो है इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे उसके घातों का योग पूछ लिया था, तो अभाज्य गुणनखंड इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 9 144 होता है, और 9 को 3 त्रिक का 9, यानी कि 144 को हम इतना लिख सकते हैं, 4 बार 2 लिखिए, 2 बार 3। अब यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। कहा था कि इनके घातों का योग, तो घात कितना है 4 और +2, यही है 4 और 2, दोनों को जोड़ लेंगे 6 आएगा, अर्थात इसके घातों का योग 6। अब चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। -3, 5 की y अक्ष से दूरी, -3, 5 y अक्ष से दूरी पूछा, चलिए एक बार हम अक्ष को बना लेते हैं। ये आपका हो जाता है x डैश, इधर प्लस होता है इधर माइनस, ये y डैश, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, ये बीच में होता है आपका मूल बिंदु O। तो -3 और 5 कहाँ पे स्थित है, देखिए -3 मतलब x पे -3 कदम मान लीजिए 1 2 3, ये -3 चले हैं इधर, और y पे 5 कदम ऊपर चलना है प्लस में 1 2 3 4 5, इन दोनों को सीधा ही मिलाइएगा, लगभग ये यहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा -3, 5। तो क्या पूछ लिया है ये y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष आपका ही है, और यहाँ से ये दूरी पूछा है कितना है, तो यहाँ से ये दूरी हम 3 गिने है ना, तो वही हमारा -3, यानी कि यहाँ से इसकी जो दूरी होगा वो कितना होगा 3 होगा। और अगर चिन्ह में लेना है तो आप यहाँ से -3 बता सकते हैं, तो यहाँ से जो y अक्ष से इसकी दूरी होगी वो कितना दूरी आएगा -3 आएगा, तो इसका ये वाला आंसर आपका सही होगा। अब देखते हैं अगला 11वां प्रश्न। sin 15 बाई cos 75 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए sin 15
बटा cos 75 का मान पूछ लिया है। देखिए ना sin 15 का पता है ना cos 75 का पता है, तो एक काम करते हैं, दोनों अंशों को जोड़ लेते हैं। ये दोनों 90 हो जाएगा जोड़ने पर, तो हमारा यहाँ पर चतुर्थांश का नियम काम करेगा। किसी एक को छोड़ करके किसी एक को बदल दीजिए। जिससे cos 75 को हम बदल दे रहे हैं sin 15 को छोड़ करके। देखिए cos को उतारा, 75 को हम लिख सकते हैं 90 - 15, 90 - 15 75 हो जाएगा। और ये sin 15 को इसे रहने देंगे। cos ये जो आपका है cos 90 - 15 सूत्र बन गया cos 90 - थीटा, जो कि होता है sin थीटा, यानी कि sin 15 15 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो इसका उत्तर आएगा 1। इसके बाद एक बारहवां सवाल दिया था, वर्ग अंतराल दिया था और एक मतलब तालिका बना करके सवाल दिया है और इसका माध्य पूछ लिया है। तो हम इसको देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक दिया था। वर्ग अंतराल 0 से 10 तक की दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमारा दिया है वर्ग अंतराल। और यहाँ पे बारंबारता f दे दिया है, कितना दिया है 5 6 5 3 1, 6 5 3 1, ये दे दिया हमारा वर्ग बारंबारता। तो यहाँ पे माध्य पूछ लिया है। माध्य का मतलब क्या होता है, x बार पूछ लिया है। x बार जो कि इसका सूत्र होता है, अगर ये बारंबारता दिया हो तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये इसका सूत्र होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलिए तो एक काम करेंगे, हम पहले x निकालेंगे, चूंकि x तो दिया ही नहीं है। ये दोनों को जोड़ जोड़ करके उसका आधा करते x निकलता है। इसका 10 0 10 तो हो जाएगा 5, और 20 10 30, 30 का आधा 15, तो 15 15 जोड़ेंगे मिल जाएगा 25 35 45। अब यहाँ पे हमें एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स अर्थात दोनों का गुणा। दोनों का हम यहाँ गुणा करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे दोनों गुणा कराएंगे, 5 5 25, 15 6 90, 25 25 125, 35 दूना 70, और उसमें 35 और जोड़ देंगे यानी 105, और 45 एक्का में 45। अब हमें सिग्मा एफ एक्स से निकालना है, सिग्मा माने योग, तो नीचे ही हम जोड़ लेंगे ही नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 5 10 5 15 5 20 के 0, 2 9, तो 2 9 11 12 13, 13 और 4 17, और 1 हासिल 18, और यहाँ पे बचा 1 1 2, 2 1 हासिल 3। एक बार फिर से देख लेते हैं योग, 5 5 10 5 15 5 20 के 0, हाथ 2 लगा तो 2, और ये 2 4, 9 4 13, 14 15 15 15 4 19 होगा, ये हमारा आएगा 19, और एक हासिल बचा 1 1 2 1 3, चलिए 390 आएगा। और सिग्मा एफ नीचे होता है तो हम ये वाला जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर क्या होगा, 6 5 11, 11 और 5 हो जाएगा 16 17 18 19, 1 20 आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 5 4 9 6 15 15 5 20, ठीक है। अब हम सूत्र पे रख देंगे यहाँ पे 390 बटा 20, ये किसको काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 2 19, 2 9 18 1 19, 2 5 10 आएगा 19.5, 19.5 इसका समांतर माध्य आएगा, यानी कि जो माध्य होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 13वां, 3 cot थीटा बराबर 4, तो कोसेक थीटा का मान बताइए। दिया है 3 cot थीटा बराबर 4, तो कोसेक थीटा का मान पूछ लिया। यहाँ से काम करेंगे, 3 को भेज देंगे उस साइड, तो इधर आएगा cot थीटा बराबर 4 बटा 3, cot थीटा का मान मिल गया। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं, इसका त्रिभुज बना करके आराम से निकल जाएगा। इस थीटा को यहाँ पे रखिए, बाकी ABCD कहीं भी लिख दीजिएगा, थीटा यहाँ पे रखिए। तो देखिए काट का क्या सूत्र होता है, काट का होता है tan का लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना, देखिए ऊपर में 4 है तो ये आधार में चला जाएगा और ये लंब में चला जाएगा, तो आधार आपका ये हो जाएगा 4, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, और लंब आपका 3, तो ये कितना होगा 3 4, ये जाएगा आपका 5। जब हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो ये 5 आएगा। हमें काट पूछ लिया है, काट निकालना है, कोसेक निकालना है, कोसेक। तो कोसेक का क्या होता है, देखिए साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 5 और लंब कितना है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 बटा 3। इसके बाद देखते हैं 14वां, 2 गोले के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो गोले हैं, उनके आयतनों का अनुपात 27:64 है। तो मान लीजिए पहले गोले का आयतन V1 है और दूसरे गोले का आयतन V2 है, जिसका अनुपात दे दिया है 27/64। तो पहले का चूंकि गोला है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका त्रिज्या r1 मान लीजिए और इसका जो है त्रिज्या r2 मान लीजिए। आयतन तो वही रहेगा 4/3 पाई r क्यूब, तो इसकी त्रिज्या r1, इसका त्रिज्या r2 बराबर ये 27/64। यहाँ देखेंगे 4/3 पाई कट जाएगा, r1 बाई r2 का होल क्यूब कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे क्यूब है, बराबर 27/64। हम ले लेते हैं दोनों पक्ष का घनमूल, तो इसका इतना हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 3/4 4 16 चौका 64, यानी इसका आ जाएगा 4, 3/4। तो कहा था कि इसके वक्रपृष्ठ का अनुपात, देखिए जो वक्रपृष्ठ होता है, मान लीजिए वक्रपृष्ठ S1/S2 है, तो इसका वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसका r1 कर दीजिए, इसका 4 पाई r2 स्क्वायर कर दीजिए, तो ये वाला दोनों कट जाएगा और इसको लिख सकते हैं r1/r2 का होल वर्ग। r1 का मतलब देखिए r1/r2 का दोनों मान एक साथ मान निकला है 3/4,
इसके मान को यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और ये 4 चौक 16, यानी कि 9:16 आएगा। तो ये आपका सही है। देखते हैं अगला हमारा है 15वां। यदि बहुलक तथा माध्य क्रमशः 25 और 27 है तो मध्यिका होगा। इसमें बहुलक दिया है 45 और इसका माध्य दे दिया है 27, तो पूछ लिया है माध्यिका। इसका माध्यिका पूछ लिया। देखिए जो सूत्र होता है तीनों का संबंध, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बहुलक में निकालना है, ये माध्यिका निकालना है, तो हमारा सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक के स्थान पे हम रखेंगे 45, 3 गुणे माध्यिका का तो निकालना ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3 माध्यिका, इसको ज्ञात करना है, और -2 माध्य का मतलब 27 दिया है। अब ये 27 दूना 54, 54 को भेज देते हैं इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये 45 में हो जाएगा 54 प्लस, और ये आपका हो जाएगा बराबर 3 माध्यिका जोड़ लीजिए 5 4 9 और ये 5 4 9, यानी कि आ जाएगा 99 बराबर 3 माध्यिका। तो हमें माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका का मतलब हो जाएगा 3 से भाग कर देंगे, 33 या 99, तो हमारा जो माध्यिका आएगा वो 33 आएगा। अगला सवाल 16वां है, x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे, इसका मूल पूछ लिया है। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो इसको हम कर सकते हैं वर्ग, जो कि हमारा एक सूत्र बन जाता है x² - 2ab और प्लस b², यानी ये x + 1 का x - 1 का होल वर्ग इसका हो जाएगा। इसको हम x - 1 का होल वर्ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इसको हम पूर्ण विस्तार करेंगे a - b के होल वर्ग पर, तो यही बनेगा बराबर 0। 2 को इधर भेज दीजिएगा तो x - 1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा 1। तो इसका जो मूल होगा वो हमारा मूल आ जाएगा, अर्थात इसका दोनों मान 1 और 1 आएगा। 2 मूल होंगे तो दोनों मूल इसके 1 और 1 ही होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका 17वां है, दिया है 7 13 20 17 और दे दिया है 3x। 7 13 20 17 3x। इसका समांतर माध्य दे दिया 18, इसका x बार यानी समांतर माध्य 18 है, तो x का मान पूछ लिया है। यहाँ जो x दिया वो पूछ लिया है, तो सूत्र पे रखते हैं x बार बराबर होता है सिग्मा x/n। x बार का मतलब 18 बराबर सिग्मा x का मतलब सभी पदों का योग, तो जोड़ लीजिए। तो यहाँ से हम जोड़ लेते हैं 17 और ये 3 20 10 30, 30 ये हो गया 30 20 50 और ये 7 57, ये 57 प्लस 3x बटा 1 2 3 4 5, कुल 5 पद हो जाएंगे। यहाँ से तिरछा गुणा कराएंगे 18 25 90 आ जाएगा। 57 प्लस 3x, 57 को माइनस कर देंगे तो 57 और 30 हो जाएगा 60, यानी कि आ जाएगा 33। 57 30 60 90 30 90, 33 11 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 11 बार जाएगा, 11 3 33, तो x का मान आएगा 11। चलिए इसके बाद देखते हैं 18वां जो दिया है 3/x - 2x बराबर 2/x का हल है। इसका हल पूछ लिया, तो इसको हम हल करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा करा देते हैं इसका इसमें, तो ये 3 - 2x² x बराबर 2/x। अब यहाँ से देखिएगा दोनों का x हो जाएगा कैंसिल, जब x कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा 3 - 2x² बराबर 2। इसको हम लाएंगे, एक काम करिए एक एक करके उधर भेज दीजिए, 3 को उधर भेजिएगा तो -2x² बराबर इधर आएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 - 3, तो -2x² बराबर -1, x² बराबर -1/-2, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस के साथ 1/√2, इसका जो वर्गमूल होगा प्लस माइनस के साथ 1/√2 होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 19वां, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भुजा है, मान लीजिए पहला जो त्रिभुज है उसकी कोई भुजा मान सकते हैं AB दिया है और दूसरे का भुजा आप मान सकते हैं PQ दिया है, तो कहा है कि इनका जो भुजाओं का अनुपात है वो दे दिया है 4:7 दिया है, और इसका पूछ लिया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए चूंकि त्रिभुज समरूप है तो समरूप लिखेंगे, समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी कि जो संगत भुजा AB/PQ दिया है इसी का वर्ग होता है, अर्थात AB/PQ का यहाँ पे मान दे दिया है 4/7, तो इसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 16/7 49, यानी कि 16:49 इसका आंसर हो जाएगा। यानी डायरेक्ट इसी का वर्ग कर देना चाहिए, 16/49 आ जाएगा, यानी कि 16:49, क्योंकि संगत भुजा का अनुपात दिया ही है और क्षेत्रफल इसी का वर्ग होता है, तो यहाँ वर्ग कर दीजिएगा 16:49 आ जाए। देखते हैं अगला प्रश्न 20वां, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो त्रिज्या होगा। देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल होता है πr², और इसका जो परिमाप होता है 2πr, जो कि कहा कि ये दोनों है बराबर, तो इन दोनों को कर देंगे बराबर और हल कर लेते। देखिए r से r चला जाएगा, एक r यहाँ बचेगा और पाई से पाई कट जाएगा, तो एक r यहाँ पे बचा, तो r बराबर आएगा 2, तो r बराबर 2 मात्रक, यही आपका आंसर होगा, r बराबर 2 मात्रक।